अगर आपके चलते फिरते घुटनों के अंदर दर्द होता है, या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उतरते हुए, या फिर घुटनों के अंदर सोजिश है, या फिर आप एक जगह पर बैठे रहते हैं, काफ़ी देर बैठने के बाद जैसे ही खड़े होते हैं घुटनों पे जोर आता है तो आपको दर्द होता है, या फिर आपको अपने घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं, या फिर आपके घुटनों के लिगामेंट्स में, मेनिस्कस में कोई प्रॉब्लम है, सारी जो घुटनों को कंडीशंस है ना जिसकी वजह से घुटनों में दर्दें होती हैं, आज की वीडियो में हम लोग वो सारी डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा सारी वजूहात, अलामात, और लास्ट पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको, अगर जो घुटनों में जो दर्द है, इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। चाहे वो खाने के साथ, यानी कौन सी खुराक लेनी चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स, कौन से केमिकल लेने चाहिए, मेरा मतलब कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, या फिर अगर कभी किसी का बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो, ना खाने से, ना दवाइयाँ खाने से, तो फिर कौन से ऑप्शंस होते हैं जो कि सर्जरी के अंदर होते हैं, या जो इंजेक्शन के साथ लगाए जा सकते हैं। सो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो सबसे पहले आप ये समझें, जो मैं अभी आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर की अगर आपको समझ आ गई तो घुटनों के अंदर जो भी दर्दें हैं, सबको, घुटने के अंदर होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको इस तस्वीर की समझ आ गई। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। सो अब ये ना हम घुटने को देख रहे हैं साइड से, लाइक मैं इस तरह से बैठा हूँ, इधर से साइड से अगर मेरे घुटने को देखे तो वो कुछ इस तरह से लगेगा। ये इसकी ऊपर वाली हड्डी है जो हमारी थाई वाली हड्डी होती है, इसे कहते हैं फीमर। ये नीचे वाली हड्डी है, इसे कहते हैं टीबिया। इसी हड्डी के साथ एक छोटी सी और हड्डी होती है, इसे कहते हैं फिबुला। ये अगर आप इस तस्वीर के अंदर देखें तो ये जो ऊपर वाली है ये है फीमर, ये वाली, ठीक है, ये है हमारी टीबिया, और ये जो छोटी सी है ना ये है फिबुला, और ये हमारी है पटेला, जिसे हम चपनी कहते हैं। अब यहाँ पे वापस आ जाए, ये ऊपर वाली फीमर, नीचे टीबिया, फिबुला, और ये आगे चपनी वाली हड्डी है। अब गौर करें, इस हड्डी को इस हड्डी के साथ जिसने जोड़ा हुआ है वो एक ये वाली रस्सी है, एक ये वाली रस्सी है, एक ये है, एक आगे की तरफ है, लेकिन इस रस्सी ने इस हड्डी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये पटेला के साथ जुड़ा है। यानी इस रस्सी ने इस पटेला को, चपनी को, इसके साथ जोड़ा हुआ है। इसी तरह जो ऊपर वाला पट्टा होता है, गोश्त होता है, वो इस चपनी के साथ आके लगता है। मतलब क्या है कि चपनी वाली हड्डी ऊपर से भी पकड़ी हुई होती है और नीचे से भी पकड़ी हुई होती है। ये इतनी अहम हड्डी है कि अगर ये एक जगह पे फिक्स हो जाए, घुटने की दर्दें खत्म ही नहीं होती हैं। मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखें जरा, मेरा जब घुटना बिल्कुल सीधा हो रहा है तो मेरी चपनी वाली हड्डी ऊपर की तरफ मूव हो रही है। जैसे मेरा घुटना नीचे की तरफ आएगा तो मेरी घुटने, ये जो चपनी वाली हड्डी है ये नीचे की तरफ आएगी। और ये जो रस्सियां नजर आ रही है ना आपको, इनको लिगामेंट कहते हैं। अक्सर लोगों के ये लिगामेंट टूट जाते हैं, और ये वाली जो रस्सियां होती है ना, ये लिगामेंट इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। जैसे घुटनों की ग्रीस जो है वो उम्र के साथ साथ खराब हो जाती है, ये लिगामेंट इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं, बट ये टूटते हैं एक्सीडेंट्स के अंदर टूट जाते हैं। या इस तरह से एक दफा रोनाल्डो के टूटे थे, ये 2016 में यूएफए यूरोप के फाइनल के अंदर, तो उनका एसीएल लिगामेंट जो टीयर हो गया था। ये फ्रैक्चर नहीं होता, ये टीयर होते हैं, फट जाते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह से जो है ना लिगामेंट, इसकी भी इंजरी हो सकती है। यानी कि ये जो रस्सियां हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ रही होती हैं, इसका दर्द हो सकता है। इसके अलावा वो रस्सी जो कि पट्टे को पटेला से जोड़ती है, हड्डी से जोड़ती है, इसे कहते हैं टेंडन, क्वाड्रिसेप टेंडन ये लिखा हुआ। या टेंडन का प्रॉब्लम होता है, या लिगामेंट का प्रॉब्लम होता है, या घुटनों के बीच में ये जो रबड़ पड़ी हुई है इसका प्रॉब्लम होता है। और ये जो रबड़ का प्रॉब्लम होता है ना, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, जिसे हम घुटनों की ग्रीस कहते हैं कि घुटनों की ग्रीस कम हो गई है। ये ऊपर वाली हड्डी है फीमर। अब जो मैंने पहले बताया ना, अब सारा वो काम आएगा जो मैं सारा आपको ये बात समझा रहा था ना कि पूरे के पूरे जॉइंट की एनाटॉमी, इसके अंदर कहाँ पे क्या लगा है। अब हम एक एक चीज को जैसे अलग करके देखेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा सारा कुछ समझना। इस वीडियो के एंड पे ना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा अपनी कंडीशन को समझना। थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं बताऊंगा सब कुछ बिल्कुल आसान करके कि हर बंदे को समझ आए। अच्छा, अब ये होगी ऊपर वाली हड्डी, इसका नाम था फीमर। नीचे आ गई टीबिया, ये आ गई हमारी फिबुला। अब यहाँ पे जो चपनी वाली हड्डी थी ना, उसको हमने यहाँ से उठा ली है। तो उसके नीचे ये जो नीला नीला आपको नजर आ रहा है ना, ये नरम हड्डी है, इसको कहते हैं कार्टिलेज। अच्छा, जो लोग वर्जिशें नहीं करते ना अपनी यंग लाइफ के अंदर, अपने खाने ठीक नहीं रखते, लाइक कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, शुगर वाली ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं और चीनी ज़्यादा खाते हैं,
तो नुकसान ये होता है कि उनके एक तो पत्ते कमज़ोर हो जाते हैं। जब उनके पत्ते कमज़ोर होते हैं तो जब भी वो खड़े होते हैं उनका सारे जिस्म का वज़न जो है वो घुटनों के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से जब उनका घुटना इस तरह से हिलता है तो ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के साथ रगड़ती है। उसकी रगड़ की वजह ये है कि आपके यहाँ जो ऊपर पट्टे लगे हुए होते हैं ना, ये वाले जो पट्टे, ये वाला जो गोश्त है, ये जो लाल रंग का नजर आ रहा है आपको, ये होता है कमजोर। जब ये कमजोर होता है तो हमारी हड्डी को ये ऊपर की तरफ खींच नहीं सकता। जब ये खींच नहीं सकता तो दोनों हड्डियों के बीच का जो गैप है ना वो कम होता है, जिसकी वजह से ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी ये आपस में रगड़ती है। जब ये रगड़ती हैं तो नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ पे ये जो रबड़ लगी होती है ना नीचे, ये जो यहाँ पे दिखा रहा था, ये हेल्दी, ये बिल्कुल हेल्दी साइड है। तो ये कुछ इस तरह से टीयर हो जाती है, इस तरह से टूट जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है। सो अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर ये कुछ इस तरह आम में हमारी बोन के ऊपर कुछ ऐसे नजर आता है। अब ये जो नजर आ रहा है ना, ये कार्टिलेज है, ये रबड़ है, ग्रीस समझ लें। ऐसे ग्रीस व्रीस कुछ नहीं होती है घुटनों के बीच में। बेसिकली ये नरम सी हड्डी होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ग्रीस में इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि बात क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हर आम आदमी से मैंने ये सुना है कि वो घुटनों की ग्रीस वर्ड यूज करते हैं, तो फिर हम भी ये यूज कर लेते हैं ताकि सबको समझ आनी चाहिए इसने क्या। तो ये जो घुटनों की रबड़ जो नजर आ रही है ना आपको, ये जो कार्टिलेज नजर आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ तक होना चाहिए था, ये यहाँ तक। अच्छा, ये जैसे जैसे कम होता जाए, अब ये तो है नहीं, जब ये नहीं है तो हम हमारे घुटने ने मूव तो करना है, हमने चलना फिरना तो है। अगर हम चले फिरेंगे नहीं तो, या मूवमेंट नहीं करेंगे तो फिर तो जिंदगी नहीं चल सकेगी। तो जैसे हम मूव करते हैं तो अब इन दोनों के बीच में रबड़ तो है नहीं। जब ये रबड़ नहीं है, ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के साथ रगड़ेगी तो क्या होगा, ये नोकदार हो जाएगी। जब ये नोकदार हो जाएगी तो फिर हमें दर्दें होंगी, और वो हड्डियां रगड़ने की, नोकदार हड्डियों के रगड़ने की वजह से हमें हमारे जोड़ों के अंदर से टक टक की आवाजें भी आएंगी। इसीलिए अक्सर लोग जिनके घुटनों के बीच में से रबड़ खराब हो जाए, उनसे आपने ये भी सुना होगा कि उनके घुटनों में से टक टक की आवाजें आती हैं। ठीक है, सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होती। लेकिन इसमें जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना समझने वाली, वो ये है कि हमारा जो घुटना होता है ना, वो शुरू में तो इस तरह का है, यंग एज में आपका इस तरह से है। आपकी अपनी वर्जिश ना करने की वजह से, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको कोई और कंडीशन है, या आप खाने वगैरह सही नहीं खाते हैं, तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो पहले तो ये स्टेज 1 पे होता है, फिर उसके बाद स्टेज 2 पे जाता है, फिर स्टेज 3 पे जाता है, फिर स्टेज 4 पे जाता है। अब ये बात आप लोग अपने जहन में रख लें कि सब ने स्टेज 1 से स्टेज 4 पे जाना ही जाना है, सबके घुटने ख़राब होने हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस स्टेज 4 पे 80 साल 90 साल की उम्र में पहुंच जाएं, या आप 40 साल की उम्र में पहुंच जाएं, ये सब आपके हाथ में है। तो जब भी आपको घुटनों के अंदर दर्द हो तो उसको सीरियस लेना है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। और ये नहीं करना है कि घुटनों में हल्का सा दर्द है और डायरेक्ट इंजेक्शन लगवा लिया, जी हम घुटनों में ग्रीस भर रहे हैं। तो मैं अभी आगे जब इलाज बताऊंगा ना, तब आप लोगों को आइडिया होगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से ऑप्शंस, इनमें से आपको कौन सा चूज करना चाहिए। ठीक है, सो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, आप चेक कर लीजिएगा कि आप कौन से स्टेज पे। और बेसिकली स्टेज का हमें पता चलता होता है हमारे एक्सरे की मदद से। सो आप एक्सरे में देख लेंगे कि घुटनों के बीच में से हमारा कितना गैप लॉस हो चुका है। अक्सर लोग कहते हैं घुटनों में हमारे गैप आ गए, गैप आता नहीं है, गैप खत्म हो जाता है, खला खत्म हो जाता है। तो जो सबसे बुरी स्टेज होती है वो स्टेज 4 होती है। उसमें आप देख रहे हैं ना, ऊपर वाली हड्डी दूसरी हड्डी के साथ बिल्कुल ही जुड़ गई है। अगर आपको शुरू में समझ आया ना कार्टिलेज का, जो मैंने बताया कि घुटनों के बीच की जो रबड़ है वो कम हो जाती है ये वाली, तो आपको ये एक्सरे की भी समझ आ जाएगी कि कैसे जो 4 स्टेज के अंदर बिल्कुल ही साथ जुड़ा हुआ है। अक्सर लोगों का ना दोनों तरफ से नहीं जुड़ता, एक साइड से जुड़ रहा होता है, एक साइड से गैप ठीक होता है। जिनका एक साइड से एक्सरे के ऊपर आपको नजर आएगा ना कि एक साइड से जुड़ रहा है, दूसरी साइड से ठीक है, तो जिस साइड से जुड़ रहा है ना उस साइड पे पाँव के नीचे ना इस तरह की अगर वेज रख दी जाए, ये वेज इस तरह की चीज होती है कि ये एक साइड से ऊंची होती है, एक साइड से नीचे की तरफ होती है। तो अगर इस तरह की वेज रख दी जाए ना उस साइड पे, जिस साइड के ऊपर हमारे पास थोड़ा सा गैप है, अगर आप इधर रख देंगे, लाइक इस साइड के ऊपर वो वाली साइड रख देंगे तो थोड़ी ऊंची है, तो ये वाली साइड थोड़ी नीचे हो जाएगी, ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, तो दोनों घुटनों के बीच में जो खला है ना वो इक्वल हो जाएगा। इससे आपके ऊपर प्रेशर आना काफी ज्यादा कम हो जाएगा। सो एक तो ये तरीका है, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है आपके एक्सरे के ऊपर। अपने आप में थेरेपिस्ट को दिखाना है या ऑर्थोपेडिक को दिखाना है, पहले तो ये चेक करें ना कि आपको एक साइड है, दोनों साइड है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई स्टेजेस के बारे में। अच्छा, अब जहां तक बात है इलाज की, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ना मैं आपको जनरली बता दूं कि इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं। इसमें आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं,
इसमें आप अपनी मेडिकेशंस ले सकते हैं। इसमें आपने अपना खाना ठीक करना है, वो खुराक खानी है जिससे घुटनों की ग्रीस बने और घुटनों के पट्टे ठीक हो जाए। इसके अलावा आपने अपना वेट रिडक्शन करनी है, अपने वजन को कम करना है, गर्म या फिर ठंडी टकोरें करनी है। मैं भी बताता हूँ कि कब कब कौन कौन सी करनी चाहिए। और इसके अलावा फिर कोई स्पोर्ट लगा सकते हैं, नी ब्रेस वगैरह लगा सकते हैं। और एट द एंड फिर सर्जरी ऑप्शन होता है कि घुटने तब्दील कराने वाली सर्जरी जो करा ली जाए। अच्छा, इसमें इंजेक्शंस लगते होते हैं, इसमें हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगते हैं, इसमें टीआरपी के इंजेक्शन लगते हैं, इसके अंदर आपको डिफरेंट स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी लगते हैं। तो लेकिन आप एक बात अपने जहन में बिठा लें, चाहे पीआरपी है, चाहे हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन है, चाहे स्टीरॉयड के इंजेक्शन है, अगर कोई शख्स आपको कहता है कि ये आप लगवा लें, ये मैं घुटनों की ग्रीस डाल रहा हूँ। बड़े लोगों से मैंने सुना है कि मैंने घुटनों की ग्रीस का जो है ना वो टीका लगवाया था, लेकिन ग्रीस तो बनी नहीं है। घुटनों की ग्रीस को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये जो कार्टिलेज होती है ना, ये जो रबड़ होती है, ये जो घुटनों के बीच में जो लगी होती है, ये वाली, ये एवेस्कुलर होती है। एवेस्कुलर का मतलब होता है कि इसके पास खून की सप्लाई नहीं होती। तो आम तौर पे अगर हड्डी टूट जाए तो हड्डी दोबारा बन जाएगी, क्योंकि इसके पास खून की सप्लाई होती है। इसके अलावा स्किन के ऊपर कोई कट लग जाए, कुछ भी हो, खरींड भी बन जाता है, पक भी जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो खरींड बेसिकली खून की सप्लाई होती है। ये जो होता है ना कार्टिलेज, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो फिर ये बनेगा कैसे? सो हाइलुरोनिक एसिड के अंदर ये होता है कि आपके जोड़ों के अंदर पानी डाल दिया जाता है। पानी नहीं होता बेसिकली, वो एक इस तरह का माया होता है कि वो घुटनों के अंदर हमें थोड़ा सा जो रगड़ आ रही होती है ना उसको कम कर देता है, लेकिन कुछ अरसे के लिए। स्टीरॉयड इंजेक्शन जो है वो आपकी पेन जो जो फीलिंग है ना, जो एहसास है, उसको थोड़ा सप्रेस कर देता है। तो कुछ अरसे के लिए हमें दर्द नहीं होती, लेकिन उसके बाद दोबारा जब दर्द होना शुरू होती है तो वो ज़्यादा सिवियर होती है। थर्ड जो इंजेक्शन है वो है पीआरपी। अच्छा, पीआरपी का सीन ये है कि पीआरपी ना बेसिकली इसे कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट का काम होता है कि हमारे जिस्म में नई ब्लड वेसल्स बनाना, खून की नई नालियां बनाना, ये प्लेटलेट का काम होता है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा, किसी ने फेस पे पीआरपी कराया होता है, किसी ने बालों के लिए कराया होता है। तो ये जो पीआरपी होता है ना, इसका काम होता है कि नई खून की नालियां बनेंगी, उसकी मदद से जो फेस के ऊपर एक ग्लो आएगा या फिर वहां पे खून का बहाव ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह सर के ऊपर अगर आप लगवाएंगे तो खून का बहाव ज्यादा होगा तो नए बाल निकलेंगे। और इसी तरह से पीआरपी और भी कमर के दर्दों के लिए भी यूज होती है। लेकिन जब आप घुटने के अंदर लगवाते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि यहाँ पे प्लेटलेट जो है वो नई ब्लड वेसल्स बनाएंगे। इससे वहां पे खून की सप्लाई इंक्रीज होगी, जिसकी मदद से कार्टिलेज बन सकती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, इनकी तो ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इनके पास तो ब्लड वेसल्स होती नहीं है। हाँ, अगर आप पीआरपी करवाते हैं और आपको इर्द गिर्द कोई और मसला है, यानी कार्टिलेज के अलावा कोई इशू है, लाइक आपके लिगामेंट्स के अंदर खिंचाव रहता है, या वो कमजोर हो गए हैं, या आपके जो टेंडन्स हैं उनके अंदर खिंचाव रहता है, क्योंकि टेंडनाइटिस की पेन होती है, मेनिस्कस की पेन होती है। तो अगर तो इस तरह की कोई कंडीशन होना, तो पीआरपी की मदद से जब नई ब्लड वेसल्स बनती हैं, नई खून की रगें बनती हैं, तो यहाँ पे खून का बहाव अच्छा हो जाता है। और वो अच्छा होने की वजह से आपके खीर बनने का अमल ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और इससे पेन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि पीआरपी कराने से आपके कार्टिलेज बन जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो पीआरपी कराते हैं, उनके घुटनों की दर्दें कम हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि हर किसी की कंडीशन डिफरेंट है ना, लेकिन अगर आप समझते हैं कि किसी का घुटना अगर इस तरह से ख़राब हुआ हुआ है, इतना सारा डैमेज हुआ हुआ है, और आप सोच रहे हैं मैं एक टीका लगवाऊँ और उसके बाद जी यहाँ पे कार्टिलेज और ग्रीस बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका पक्का हल ये होता है, जिसे कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि टोटली नया घुटना डल जाता है। अब यहाँ पे बड़े लोगों का सवाल आता है कि यार ये तो बहुत खतरनाक सर्जरी है, इसको काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, फिर नया जोड़ डलेगा। मैंने इतने पेशेंट देखे हैं जिनकी टोटल नी रिप्लेसमेंट हुई हो, नया जोड़ डला हो, उसके बाद उनकी प्रॉपर अच्छी फिजिकल थेरेपी हुई हो, तो उनके घुटनों की दर्दें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगर वो प्रॉपर अच्छी जगह से आप टोटल नी रिप्लेसमेंट करा लें और उसके बाद आपने प्रॉपर अच्छी फिजिकल थेरेपी करानी है। अगर आपने बहुत अच्छा ऑपरेट कराया है लेकिन उसके बाद आपने थेरेपी नहीं सही कराई ना, तो फिर ऑपरेट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी थेरेपी पे डिपेंड होती है। अच्छा, वो जो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि पीआरपी से जो है ना, अगर हमें कहा गया है कि नया कार्टिलेज बन जाएगा,
मेरा सिर्फ ना सबसे एक ये सवाल है कि फर्ज करें कि पीआरपी से फर्क पड़ता है, पीआरपी से जी कार्टिलेज बनता है, ठीक है। अगर पीआरपी से कार्टिलेज बन जाता है तो ये जो दुनिया में ऑपरेशंस होते हैं नए जोड़ डलवाने के, ये तो ख़त्म हो जाने चाहिए, ये तो होने ही नहीं चाहिए। तो ये आप लोगों को ना अपने जहन में बिठाना पड़ेगा कि जो इंजेक्शंस हैं ये वक्ती तौर पे आपको सुकून दे देंगे कुछ अरसे के लिए, लेकिन अगर आपका माइंड में ये है कि आपका कार्टिलेज बन जाएगा, ये सब बातें हैं, ये इस तरह का कुछ भी नहीं होता। बाकी ये है कि जहाँ तक बात है ना नए जोड़ डलवाने की, ये टोटल नी रिप्लेसमेंट की, इसका सबसे बड़ा एक मसला है कि जो शुगर के मरीज़ हैं ना, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उन्होंने अगर इस तरह का नया जोड़ डलवाना है ना तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक तो उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके किया तो जा सकता है, लेकिन अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो उनके अंदर, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आपने अक्सर देखा होगा, शुगर वाले पेशेंट्स को, कि उनको तो कोई कट लग जाए तो उनका खून निकलता ही रहता है। और अगर वो पेशेंट इस तरह का कोई जोड़ डलवा ले और उनके कट भी लगे हैं यहाँ पे, यानी कि पूरी पूरी हड्डी कटती है, नई हड्डी डलती है यहाँ पे, और इसकी भी टाइप्स होती हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट्स की, किसी किसी के एक साइड पे डलता है, किसी पे दोनों, और किसी पे चपनी वाली जो अंदर वाली साइड होती है वहां पे भी। और इवन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनके दोनों साइडों के ऊपर यानी कि बायलैटरल टीपीआर होता है, वो बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। सो इसमें परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है, ये आपको करा लेना चाहिए, लेकिन कराना अच्छी जगह से, और फिजियोथेरेपी लाजमी करानी है इसके बाद। सो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न होता है कि वो इसे बेयर नहीं कर सकते इसके बाद की जो रिहेबिलिटेशन होती है। तो जिनको डायबिटीज़ हो वो अपनी डायबिटीज़ कंप्लीट कंट्रोल करा के फिर इस तरफ जाएंगे। लेकिन अब ऑप्शन आ जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा कहता है कि मैं ना इंजेक्शन लगवाना चाहता हूँ, ना मैंने स्टीरॉयड वगैरह लगवाने हैं, ना मैंने ऑपरेट कराना है, मेरी पेन को मैनेज करना है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसका हल पता क्या है? उसका बेस्ट हल ये है कि आप अपने जो घुटना है ना, घुटने के इर्द गिर्द के जितने पट्टे हैं इनको मजबूत कर रहे हैं। अगर आप इनको मजबूत कर लेते हैं तो आपके जो घुटनों के ऊपर आने वाला प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। लेकिन इसमें इतनी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि इसमें आपने सही वर्जिशें करनी है। एक तो मैं अभी आपको जनरली थोड़ी सी वर्जिशें बता दूं कि इसमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए आपको, ये आप प्लीज़ इसको गौर से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलत वर्जिशें करते हैं और गलत तरीके से वर्जिश करने की वजह से घुटनों की ग्रीस, वो जो मैं कह रहा था ना कि ख़राब सबकी होनी है, किसी की 80 साल की उम्र में होनी है, किसी की 40 साल की उम्र में होनी है। ख़राब वर्जिशों, गलत वर्जिशों की वजह से घुटनों की ग्रीस बड़ी जल्दी ख़राब हो सकती है, घुटनों की कार्टिलेज बड़ी जल्दी डैमेज हो सकती है। सो मैं एक तो आपको वर्जिशों का थोड़ा सा समझा दूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंट वो वाले खाने जिनको आप खाएंगे तो आपको अपने घुटनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हो। और ये उन सब के लिए है जो ना सर्जरी कराना चाहते हैं और जो टीके और मेडिसिन दवाइयाँ इनसे बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप ये वाली वर्जिश करते हैं, लाइक आप सीधे बैठ के अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आपने करनी। क्यों नहीं करनी? वो इस वजह से नहीं करनी, जब आप इस तरह से मूवमेंट करते हैं ना अपने घुटने के ऊपर, तो इससे ये होता है कि जब ये देखें, ये आपने घुटने को ऊपर की तरफ मूव किया, फिर नीचे की तरफ मूव किया, ये मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि जब आप इस तरह से मूव करते हैं तो घुटनों के बीच में रबड़ पहले ही काम है। तो जब आप इस तरह से मूव करेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा कि दोनों हड्डियां, ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़ेगी, जिसकी वजह से घुटनों के बीच में टक टक की आवाज़ें भी आएंगी, घुटनों की ग्रीस और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो फिर हमने करना क्या? हम करेंगे इस तरह से सीधे लेट के, कोशिश इस तरह करनी है कि घुटना ज़्यादा मूव ना हो। सीधे लेट के बॉल रख लेनी है नीचे और इसको नीचे की तरफ दबाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 6 से 7 दफ़ा 2 से 3 घंटे बाद ये वर्जिश करनी है। आप देखेंगे आपके ना ऊपर जो क्वाड्रिसेप वाले पट्टे हैं ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे आप कि इस तरह का आपने रबड़ बैंड ले लेना है और इस रबड़ बैंड को इस तरह घुटनों के इर्द गिर्द घुमा लेना है और फिर अपने घुटनों को ना बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करनी है। तो ये आपके जो घुटने हैं ना उनमें स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि घुटनों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ नोट करें आप, हमारे घुटने इसमें मूव नहीं हो रहे, घुटने नहीं हिल रहे हैं, हमारे घुटने खुल रहे हैं, हिप के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। इसी तरह से अब इसका उल्टा करेंगे। इसका उल्टा किस तरह से होगा कि एक बॉल लेनी है, दोनों घुटनों के बीच में रख लेनी है और अंदर की तरफ दबाना है, 10 सेकंड के लिए रोकना है, 6-7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है और 2 से 3 घंटे के बाद इसमें भी हमारे घुटने मूव नहीं हो रहे हैं। अगर घुटने मूव करके करेंगे उसे कहते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, वो आपने नहीं करनी, आपने करनी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। अब आप इंटरनेट पे ये लिखें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज फॉर नी जॉइंट, इतनी सारी आपको वर्जिशें मिलेंगी, उनमें से चंद एक मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से
अब क्योंकि हमने अपने घुटने को इस्तेमाल नहीं करना, तो क्या करना है, हमने अपने हिप को इस्तेमाल करना है। हिप को कैसे करेंगे? ऐसे सीधे खड़े होके अपनी टांग को पीछे ले जाए। मुझे ये बताएं हमारा घुटना मूव हो रहा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं हो रहा ना। हिप मूव हो रही है, यहाँ पे कूल्हे वाली हड्डी मूव हो रही है, ठीक है। तो आप अपने या कूल्हे को यूज कर लें या टखने को यूज कर लें, घुटने को ज्यादा हिलाएंगे तो घुटने के बीच की रबड़ खराब हो जाएगी, ठीक है। एक तो अच्छा, जरूरी नहीं है ये आप खड़े होकर करें, ये आप इस तरह से लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसे, ये तो लेट के इस तरह साइड लाइन में भी हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो इस तरह सीधे लेट के भी कर सकते हैं। ऐसे ये मुश्किल नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये घुटना मूव ना हो। घुटना मूव होगा तो घुटने के बीच की रबड़ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट आने की वजह से रगड़ आएगी और वो खराब हो जाएगी। तो ये हैं वो वर्जिशें जो कि नी आर्थराइटिस वाले, जो जिनके घुटनों में ग्रीस का या कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, ये वर्जिशें वो करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपने अपने खाने ठीक रखने हैं। खानों के अंदर आप क्या करेंगे? ऐसे खाने लेंगे जैसे विटामिन डी वाले खाने, वो हमें किस में मिलेगा? जैसे सीरियल्स हैं या दलिया वगैरह खा सकते हैं आप, मछली खाएं, आप अंडे खाएं। कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो आपने फिर जर्दी नहीं खानी है। इसके अलावा आपने वो खाने खाने हैं जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको विटामिन डी मिले। और इसके अलावा विटामिन डी आपको धूप में से मिल सकती है, सनलाइट में से। सुबह और शाम को जो ठंडी धूप है उसमें बैठा करें। दोपहर वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसमें नहीं बैठ जाइएगा, क्योंकि उससे आपको सनबर्न हो सकता है। इसके अलावा आपने चिया सीड लेने हैं, फ्लैक्स सीड्स लेने हैं। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये वाली, इसे हम कहते हैं फ्लैक्स सीड्स, जिसे आम जुबान में हम अलसी के बीज कहते हैं। इनको आपने पीस के यूज़ करना है, दिन में 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। कोई सैलड वगैरह बना है उसको छिड़क लिया करें, पिसा हुआ जो अलसी के बीज है। और जो ये जो दूसरे आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं चिया सीड, इसे उर्दू में कहते हैं तुख्म शरबती। ये तुख्म लंगू काफ़ी लोग समझते हैं, लेकिन तुख्म लंगू वो डिफरेंट होता है, चिया सीड डिफरेंट होते हैं। इनको आपने पानी में भिगो देना है, आधे घंटे 1 घंटे के लिए रखना है, और उसके बाद फिर वो पानी पी लें, या फिर उसमें से उस पानी को आप किसी शेक में मिक्स कर सकते हैं, दही में मिक्स कर सकते हैं, तो इस तरह से ले लें। और बेस्ट ये है कि आप रात को इसको भिगो दें और अगले दिन जब सुबह सो के उठे ना तब इसको यूज़ करें। ये वेट रिडक्शन के लिए बड़ा अच्छा है, जिनका वजन ज़्यादा हो और घुटनों के दर्दों में अगर आप अपना वजन कम कर लेते हैं तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको पूरे जिस्म का वजन घुटनों का पे आ रहा होता है। अगर वो आप वजन कम कर लें, इधर से पट्टे मजबूत कर लें, जो मैंने वर्जिशें बताई हैं, तो घुटनों में तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क फील होगा। इसके अलावा कुछ खाने हैं जो कि प्रोटीन रिच होते हैं, यानी कि पट्टे भी तो हमने बनाने हैं ना, तो वो वाले खाने खाने जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो कौन से खाने हैं? जैसे हमारे पास गोश्त है, जैसे पालक है, टमाटर है, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा। बट जिनको यूरिक एसिड हो ना, उनके लिए ये खाने जहर है अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है। सो पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये वो लोग नहीं खाएंगे जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड का इशू नहीं है तो अपने पट्ठों पे काम करें। अगर आप अपने पट्ठे मजबूत बना लेते हैं, घुटनों के ऊपर आने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको घुटनों की दर्दें भी कम हो जाए। सो आई होप सो कि आप लोगों को सारी वीडियो की समझ आई होगी। कुछ टर्म्स बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मैंने अपनी तरफ से बड़ा ईजी करके बताया कि घुटनों के दर्दों की क्या वजूहात होती हैं, किस तरह से इसकी अलामात आती हैं और इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वर्जिशें क्या हैं, खाने कौन से हैं। अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं इन खानों को, तो इसके ऊपर तो मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है। घुटनों के ग्रीस के जो खाने हैं वो मेरे चैनल के ऊपर आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, वो पूरी तफसील से देखें। और मेरा मकसद यही है कि ऐसे लोग जो लोग ऑपरेट नहीं करवा सकते, लाइक जो लोग इंजेक्शन, टीके और मेडिसिन और इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, तो मेरा मकसद ये है कि हम उन्हें खाने ऐसे गाइड करें कि जिनके साथ हमारे घुटनों के जो ग्रीस बनने का अमल है वो इम्प्रूव हो जाए। वैसे ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, मैकेनिकल प्रॉब्लम को सिर्फ खानों से ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। सो खाने भी खाएं और साथ में वर्जिश भी सही करें, आप देखेंगे आपके घुटनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुल्तान से मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, और अगर किसी और शहर से हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अब अपनी सारी रिपोर्ट्स में से शेयर कर सकते हैं, एक्सरे वगैरह दिखा सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा स्टेज है और गाइड कर दूंगा कि कौन सी वर्जिशें और कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको कराना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ भी मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट्स में लाजम बताइएगा। चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।